नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज हमारे स्टूडियो की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में एक बहुत पुराने साथी मुनीर अहमद साहब तशरीफ़ ले आए हैं। जब 12 तारीख को यहाँ एक ऑल इंडिया मुशायरा हो रहा है, तो उसी मुशायरे के बारे में जगह का इंतखाब करना था और जो शायरों को रुकना और जो भी उसमें इंतज़ामात हैं, वो सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आज आप संत नगर से मऊ पहुँचे हैं। तो मैंने मुनीर साहब से गुजारिश की कि आइए दो बातें हम स्टूडियो में बैठकर थोड़ा कर ले ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि मुनीर साहब को मैं जितना जानता हूँ उतना शायद मुनीर साहब को कम लोग जानते होंगे। मेरी भी जब से राजनीति में आए और जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तभी राजनीति में आए और फिर वहीं एक जगह रह गए। और मुनीर साहब 17 साल की उम्र से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, यानी 32 साल लगभग इनको हो गए। उससे पहले नेताजी के साथ थे, पार्टी जनता दल रही होगी, उसमें रहे होंगे। लेकिन नेताजी के भी बहुत ख़ास करीबी लोगों में और बड़े मोतमिद और बड़े भरोसेमंद लोगों में आपका शुमार होता है। और फिर मैंने देखा कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हुए हैं तो वो भी आपसे बहुत ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आप दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा भी हुआ, तो बहुत नीचे से इतनी बुलंदियों तक पहुँचे हैं। तो सीधी बात यह है कि मुनीर साहब अपनी काम, अपनी मेहनत, अपनी वफ़ादारी और अपनी ईमानदारी की वजह से इस मंजिल तक पहुँचे हैं। मुनीर साहब, आपकी बात के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। बहुत चुनाव बहुत करीब हैं, चुनाव की बात पे हम आए। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहता था कि 17 साल की, ये तो मैं जानता हूँ कि 17 साल की उम्र से आप पार्टी के साथ या नेताजी के परिवार के साथ आप रहे हो, पारिवारिक ताल्लुक़ रहा है आपका। तो ये सफ़र वहाँ से दर्जा प्राप्त मंत्री तक का जो सफ़र है उसको ज़रा बताइए, लोग जाने कि क्या कैसे कैसे इन दुश्वारियों से गुजरे आप। हम 25 मई 1989 को जी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला। तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता थे और उस वक्त जनता दल था। जनता दल के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। उसके बाद नेताजी ने कहा कि पार्टी का काम करो। मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं काम करूँगा। और मैं उसी दिन से मैं पार्टी के लिए काम करने लगा, नेताजी से मिलने जुलने लगा। 89 में ही नवंबर के आसपास चुनाव हुए। चुनाव में सरकार बनी, नेताजी मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा जी। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी, नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज वर्तमान में हमारे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, इन लोगों के साथ मैंने काम किया और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन और शिद्दत के साथ मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करता रहा। इतना ज़्यादा आप पे विश्वास है पार्टी का, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये उनकी मोहब्बत है। नहीं, कुछ खासियत भी तो होगी। अब खासियत अल्लाह बेहतर जाने और हमारा नेता जाने। नहीं, जैसे आप इतना भरोसेमंद हुए तो मैं ये जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से लोग भी इस बात को जाने कि किसी के करीब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है उसके प्रति आपके का नज़रिया साफ सुथरा हो, उसके लिए मोहब्बत हो, हमदर्दी हो जी, और उसे अपना आइडियल समझें, तभी आप कोई चीज़ आगे कर सकते हैं। और समर्पण अगर आपको है, टाइम की समयबद्धता है, किसी काम को अगर आपको दिया जाए तो उसको टाइम से उसको पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें, पूरी लगन से पूरा करें। आपके पास जितने आपके हुनर हैं जी, वो सारे आजमा लें, लेकिन ना नहीं होना चाहिए। कोई काम है, करना है तो करना है, और वफादारी उसमें ख़ास तरीके से होनी। सबसे पहली चीज़ वफादारी। अगर वफादारी नहीं है तो फिर ईमानदारी आपके प्रति काम में नहीं होगी। अगर अच्छा, काम में अगर ईमानदारी नहीं आई तो आपकी सफलता नहीं होगी। बेशक बेशक बेशक। ये बताइए कि मैं 20-25 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ आपको कि कहीं भी ज़िमनी चुनाव जब होता है तो वहाँ आप इंचार्ज बना के भेजे जाते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि आप ही भेजे जाते हैं? ये अल्लाह का करम है और हमारे नेता का बेपनाह मोहब्बत। हाँ। हम समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा मैंने ना कुछ आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा। नहीं, लेकिन सिर्फ वफादारी से तो काम नहीं बनता ना, कुछ शऊर की बात होगी ना। जैसे आपको आगे हुनर हो, कोई तो ख़ास बात होगी ना। वफादार तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाकी मुनीर की जगह कोई क्यों नहीं लेता? ऐसा है, ये 1997 की 98 की बात है।
और माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैनपुरी से सांसद थे और देश के रक्षा मंत्री थे जी। उसी के बाद 98 में उपचुनाव होता है लोकसभा का। उस वक्त बलराम यादव जो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे इटावा के, जी जी जी, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं जी। तो जब समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी से चुनाव लड़ाते हैं, जहां से वो स्वयं सांसद होते हैं। और आप संभल चले जाते हैं लोकसभा चुनाव लड़ने। तो जब आप संभल चलने जाते हैं, नई जगह होती है, तो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ और हम सब के मार्गदर्शक, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, स्वर्गीय माननीय SRS यादव जी, वो हम और एक टीम उन्होंने अपनी बना करके वो संभल गए। तो उसमें हमको ले गए और एक विधानसभा उस वक्त हुआ करती थी गंगेश्वरी विधानसभा का हमको इंचार्ज बनाया पहली मरतबा। वहाँ से फिर मैंने काम शुरू किया। 1998 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से सांसद चुने जाते हैं। 1 साल 13 महीने के बाद वाजपेयी जी की सरकार बनती है और 13 महीने के बाद फिर गिर जाती है। फिर 99 में चुनाव होता है। तो 99 में जब चुनाव होता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त जो है वहाँ से फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं और यहाँ से बलराम यादव जी जीतते हैं। फिर नेताजी चूँकि वहाँ से भी चुनाव लड़े थे और कन्नौज से भी चुनाव लड़े थे 99 का, कन्नौज लोकसभा और संभल लोकसभा। तो संभल लोकसभा अपने पास रोक करके कन्नौज लोकसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 99 दिसंबर और जनवरी 2000 में वहाँ उपचुनाव होता है। फिर उस चुनाव में हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की दिलों की धड़कन कहिए, नौजवानों का भविष्य कहिए, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कहिए, अखिलेश यादव जी की वहाँ पर शुरुआत होती है, माननीय अखिलेश यादव जी की। और माननीय अखिलेश यादव जी ये शुरुआत हुई थी 99 दिसंबर और जनवरी 2000 में। ठीक बात है, ठीक बात है। वहाँ पर फिर आप रथ लेके कब निकले थे वो? उस पर आएंगे। प्रत्याशी बनाए जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर फिर SRS यादव जी, हम और हमारे एक साथी जैनुल्लाह खान उर्फ कल्लन, ठीक बात है, तीनों लोग जाते हैं। एक साथी हमारे और थे विपिन यादव, जो इस वक्त धर्मेंद्र यादव जी के निजी सचिव। हम लोग जाते हैं कन्नौज, वहाँ पूरा चुनाव करते हैं, लड़ाते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को सांसद बनते हैं। सांसद बनने के बाद उनके फिर 2001 और 2002 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के दिशा निर्देशन पे क्रांति रथ यात्रा की शुरुआत लोगों ने सजेशन किया, राय दिया कि अखिलेश यादव जी को चलाइए। तो माननीय आज के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तब तक सांसद हो चुके थे, वो रथ यात्रा लेकर के निकलते हैं। उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने युवा संगठनों का प्रभारी बनाया। जी जी जी। तो 2000 में लगभग 7-8 महीना पूरे उत्तर प्रदेश का सघन दौरा क्रांति रथ से हुआ, जिसका संचालन मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मऊ में भी आए थे आप? हाँ, मऊ में भी आया था, आजमगढ़ भी आया था। 12 बजे रात मऊ से आजमगढ़ पहुंचने में रात हो गई। हम 3-3:30 बजे आजमगढ़ पहुंचे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो 3-3:30 बजे जब आजमगढ़ पहुंचे तो नेताजी ने सुबह मेरी क्लास ले ली। कहा तुम इतनी देर कैसे कर सकते हो, बताओ, ऐसे रात भर तुम चला रहे हो। तो हमने कहा कैसे करें, इतना भीड़, इतनी माप, लोग घेर रहे हैं, अब कैसे करें। अब ये इनका ग्लैमर है, इनका ग्लैमर तो शुरू से था। सही बात है, बहुत। और लोग सड़कों से नहीं निकलने दे रहे थे। 2000 की बात है। 2011-12 में जो रथ यात्रा चली उस पर भी बहुत ज़बरदस्त लोग कहते थे क्या रथ से सरकार बनाएंगे। तमाम लोगों ने, जब माननीय अखिलेश यादव जी रथ लेकर निकले तो लोगों ने कहा क्या रथ से सरकार बनेगी। रथ से ही सरकार बनी, बेशक फिर बनेगी। और पूरे हिंदुस्तान में रथ घूमा और उससे सरकार बनी। और उस बार भी बुंदेलखंड से हम लोगों ने शुरुआत की थी और इस बार भी विजय रथ यात्रा भी बुंदेलखंड से घूमी है, बुंदेलखंड से शुरुआत हुई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा को समर्थन मिल रहा है, हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिकल पंडित हैरान है, परेशान है कि इतना लोकप्रिय नेता जिसके जाने पर यहाँ
बहुत से लोग हैं सरकारी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जी 2-2 हज़ार गाड़ियाँ रोडवेज की आ रही हैं, सेक्रेटरी से लेके प्रधान से लेके अध्यापक से लेके तमाम विभागों के लोगों को ड्यूटी लगाई जा रही है कि आप भीड़ ले आइए। उतनी भीड़ नहीं आ पा रहे जितना माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं। मुझे याद है कि 2000 में मैं उस वक्त नगर पालिका का अध्यक्ष था और मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी मीटिंग कराने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की। और तो हमने मुस्लिम इंटर कॉलेज में मीटिंग कराई थी। 12:30 बजे के आसपास रथ आया था तो मीटिंग शुरू हुई थी। तो उस वक्त भी नीचे जगह नहीं थी, छतों पे लोग भरे हुए थे। और फिर जब रथ पहुंचा है हमारे स्कूल में, अल फारूक मॉडल स्कूल में, वहाँ उनका खाना था रात का और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो इसमें 1:30-2 बजने लगे। 2 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सारे प्रेस के लोग थे। और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को याद रखते हैं, बल्कि कई मौक़ों पर मैंने देखा कि उन्होंने इस बात को कहा भी कि चेयरमैन साहब ने 2 बजे रात को मेरी मीटिंग कराई। तो आज वो पुरानी बातें और पुरानी यादें सुन के बहुत खुशी हो रही है। मुनीर साहब, एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे नेताजी के साथ भी आप रहे, बहुत काम किया, और अखिलेश यादव जी के साथ भी रहे, तो इन दोनों लोगों में क्या एक जैसी चीज़ है कि दोनों के वैसे ही दीवाने हैं लोग? देखिए, ऐसा है, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों जी, चाहे अखिलेश यादव जी हों, माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों में एक कॉमन चीज़ है कि ये दिल से लोगों की सेवा करते हैं, दिमाग से नहीं। और इनका मकसद है कि हमारे प्रदेश का कैसे भला हो, विकास कैसे हो, गरीब के बच्चों को पढ़ाई का इंतज़ाम कैसे हो, गरीब के घर में चूल्हा कैसे जले, गरीब की बेटी की शादी कैसे हो। अब आपको एक उदाहरण मैं बताऊं, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो पहले के ज़माने में शौचालय का कॉन्सेप्ट और ये सब था नहीं। गांव में आदमी जब रोड पे गाड़ियां जाती थी तो माँ बहन जो सड़कों किनारे बैठती थी उनको उठना पड़ता था उसी हालत में। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, ये तो आज़ादी के बाद हम अपनी बहनों को, माँ बेटी के इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उनको 4-6 फीट की हम बाथरूम नहीं दे सकते हैं। तो ये बाथरूम का जो कॉन्सेप्ट आया, शौचालय का जो कॉन्सेप्ट आया, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। अब आज उसको कोई उसकी क्रेडिट ले कुछ करे, वो एक अलग विषय है जी। तो इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में गांव-गांव में शौचालय बनाने की व्यवस्था की कि हम कम से कम अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत कर सकें। वो सड़कों किनारे बैठती थी और इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गरीब से ताल्लुक़ न रखती। अब उनका, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हमेशा कहना रहा, समाज का वो आखिरी व्यक्ति जो सबसे निचले पायदान पर है और सबसे पीछे खड़ा है, हम उसके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफसोस, जब सरकारें हमारी अच्छा करती हैं तो कभी साजिश के तहत, कभी किसी के तहत हमारी सरकार हटा दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 2017 तक इतनी शानदार सरकार चलाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इतनी बेहतर और इतनी अच्छी सरकार पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चली। समाजवादी पार्टी में नेताजी एक बात हमेशा कहते हैं कि चुनाव में जो आप घोषणा पत्र अपना लागू करते हैं या जिस पर वोट मांगते हैं, अगर उसे आपने नहीं पूरा किया तो वो अपराध है। और समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है कि जो हम घोषणा करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जब 2012 में सरकार चुनाव में हम गए तो हमने तमाम वादे किए और उन वादों को 2 साल के अंदर हमने सारे वादों को अमली जामा पहना दिया, एक एक वादे को। मेरा दावा है, मेरा घोषणा पत्र 2012 का उठा लिया जाए समाजवादी पार्टी का और उसमें से ये बताया जाए कि कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया। नहीं मिले, एक एक वादा हमने पूरा किया। इसके अलावा हमारे वादे में मेट्रो नहीं था, हमने 22 महीने में मेट्रो बनाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो बनाया नारदनगंज हवाई एयरपोर्ट से, मौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक। आज भी उतनी ही बनी है, 1 इंच ये नहीं बन पाई। ये दमदार सरकार 1 इंच नहीं बना पाई। ये मेरे घोषणा पत्र में नहीं था। एक्सप्रेसवे जो हमारी सरकार ने लखनऊ से आगरा तक बनाया, दिल्ली को कनेक्ट किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच जो है एक विजन के तौर पर है। जो आदमी पढ़ा है, लिखा है, विदेश में गया है, विदेशों से तकनीक जाना है, समझा है विदेशों में क्या हो रहा है, तो
उस तरीके से वो अपने देश को बनाना चाहते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच ये है कि हमारी राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, राजधानी के किसी भी हिस्से से कोई भी आदमी लखनऊ आना चाहे देश के किसी भी हिस्से से, तो उसे 4 से 5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस एक्सप्रेसवे को लखनऊ से आगरा तक 305 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में बनाया। ठीक बात। जब इसके शिलान्यास की बारी आई तो माननीय नेताजी ने कहा कि भाई हम शिलान्यास तब करेंगे जब आप हमको उद्घाटन की डेट दो। तो उद्घाटन की डेट होते करते ये हुआ कि 24 महीने में ये बन जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कुशल नेतृत्व में, कुशल निर्देशन में 22 महीने में उस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। और यही नहीं, हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेसवे है जहां पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उतारे गए, हरक्यूलिस तक उतारे गए। तो ये आपने एक्सप्रेसवे बनाया आगरा से लेके लखनऊ तक, फिर लखनऊ से लेके बलिया तक का प्रोजेक्ट पास किया, ज़मीनें एक्वायर का काम शुरू हुआ, लेकिन निर्माण कराने का आपको अवसर नहीं मिला। आप ये बताइए कि दोनों सड़कों में क्या अंतर है? एक आपकी सरकार ने की देख रेख में निर्माण हुई, और एक सड़क जो है भारतीय जनता पार्टी की देख रेख में निर्माण हुई। वो भले ही प्रोजेक्ट आपका था, इसमें कोई शुबा नहीं है कि सारे ज़मीनों का एलाइनमेंट हो चुका था और ज़मीनें एक्वायर हो चुकी थी वगैरह वगैरह, उस बात में नहीं जाना है, लेकिन ये बात तो सही है कि निर्माण तो बीजेपी के हाथों ही हुआ है। तो निर्माण में कोई अंतर है, क्वालिटी में कोई फ़र्क है? क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे एक्सप्रेसवे की जांच कराई, आगरा से और लखनऊ से आगरा तक लगभग 19 या 21 जगह उन्होंने जांच कराई, और एक 3 विभागों की टीम बना करके जांच कराई गई। उस जांच रिपोर्ट में ये हुआ कि ये एक्सप्रेसवे मानक से 19 नहीं है, 20 है। तो ये साबित करता है कमेटी की रिपोर्ट कि हमारा एक्सप्रेसवे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वाला के द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे शानदार है और अच्छा है। तो क्या सरकार हमारे की, तो आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जांच हमारे एक्सप्रेसवे में जगह जगह मंडियां हैं। क्या है? मंडियां, शौचालय की व्यवस्था, सारी चीजें। अब एक्सप्रेसवे में आप 5 किलोमीटर पे आप जाओ, चढ़ो, अगर आपको कहीं शौचालय की व्यवस्था ना हो, मंडी कहीं नहीं है, वो एक्सप्रेसवे इसलिए होता है ना कि देश का विकास हो, लोगों के क्षेत्र का विकास हो। आपने मंडी, अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो इन्होंने बनाया, इन्होंने कहा मैंने सस्ता बनाया, इन्होंने जो रोड कांग्रेस का एक्सप्रेसवे कांग्रेस का जो मानक है उसको पूरा नहीं किया, तो उन्होंने सस्ता किया। 8 लेन को आपने 6 लेन किया। अच्छा, जमीन एक्वायर करने में, जमीन करवा नहीं, बनाने में ही 8 लेन को आपने 6 लेन किया। आपने सर्विस लेन नहीं बनाया, कहीं कहीं बनाया, कहीं नहीं बनाया। आप बलिया 300 और बलिया से या गाजीपुर से जब आप चढ़िए एक्सप्रेसवे पे लखनऊ तक, तो आपको शौचालय की व्यवस्था कहीं नहीं है। ऊंचाई भी कुछ कम है क्या इसकी? अब ऊंचाई तो मैंने नहीं देखा, मैं लोग से देखूंगा, कुछ कम लग रही है। हाँ, तो हो सकता है कम किया हो। अब आप बलिया से आप चढ़े, मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है, तो अगर आपका पेट खराब हो गया तो आप कहाँ जाओगे? सर्विस लेन नहीं है। गांव के लोग क्या करेंगे? जो आस पड़ोस के गांव के लोग, सर्विस लेन क्यों बनाई जाती है भाई? एक्सप्रेसवे पर वो ना चढ़े तो कम से कम गांव के लोगों को रास्ता मिल जाए और सारी चीज़ मिल जाए। अगर हम इसकी जांच करा दें, जांच क्या कराएं? नहीं, तो मेरा सवाल नहीं था, जांच क्या कराएं? अभी बरसात में बह गई। नहीं, तो क्या सरकार, अब अगर सरकार की समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती तो क्या आप जांच कराएंगे और क्या वो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर लगेगा कि घोटाला हुआ है जी, तो निश्चित तौर पे सरकार जांच कराएगी। एक सवाल और थोड़ा हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे कि नेताजी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी में क्या फ़र्क है? भाई, बाप बेटे में फ़र्क क्या होता है? नहीं, काम की शैली में, चूंकि आपने दोनों लोगों के साथ काम किया है। ऐसा है, दौर की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जो हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये दूसरा दौर है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब राजनीति करते थे, या जो उनके साथ चले, या जो चीज़ें हुई, वो दूसरा दौर था। दोनों दौर को एक कंपैरिजन आप एक साथ नहीं कर सकते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज के दौर के लिए सबसे बेटर हैं और कल के दौर के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी सबसे बेटर थे। अच्छा, अपने अपने ज़माने में लोग अपने अपने दौर में अपने अपने जिस तरीके की राजनीति का दौर चला उसमें दोनों लोग अपने अपने आप में सुपरसीड किए। और हिंदुस्तान में मेरा दावा है इस तरीके के शानदार नेता शायद ही कोई हो, मुझे तो नज़र नहीं आता। ये हार की क्या सबब हुआ जिसे 2012 से लेकर 2017 तक, ये बात तो आम आदमी भी कहता है कि सरकार अच्छी चली, अखिलेश यादव बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर हार का क्या कारण बना? देखिए, हम विकास बताते रहे, हम डेवलपमेंट दिखाते रहे, हम लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे और उनकी मदद करते रहे। यहीं पे आप समझ लीजिए कि कैंसर के मरीज जो है पूर्वांचल से ज़्यादा जाने लगे और बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बहुत मदद की। इलाज के नाम पर तो न मुलायम सिंह ने कभी किसी को मना किया, न माननीय अखिलेश यादव जी ने मना किया। जब पूर्वांचल से जब उन्होंने रिसर्च कराया कि कैंसर के मरीज पूर्वांचल से ही ज़्यादा जा रहे हैं, तो जब जांच कराई गई तो पता चला कि यहाँ के पानी में कमी है, जिसकी वजह से तमाम तरीके के जापानी बुखार है, कैंसर है या इस तरीके की तमाम चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो उस तरफ वो काम करते, वो नहीं कर पाए, सरकार चली गई। हम लोगों को समझाते रहे और वो भगाते रहे, वो लोगों को बहकाते रहे, वो नफरत फैलाते रहे, हम मोहब्बत का पैगाम देते रहे। तो जाहिर सी बात है भाई, सेकुलर होना मुश्किल काम है, कम्युनल होना नफरत जीती, ये आप कहना चाहते हैं? नफरत जीती, ये एक इल्जाम लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? यस, इसमें कोई संदेह नहीं। नफरत परोसने का काम किया और नफरत जो है वो जीती। अभी जो रथ लेके चल रहे हैं इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो इसके क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं आपको? आपने जैसे अभी पहले कहा कि जब रथ लेके निकले हैं तब सरकार बनी है, तो अभी फिर रथ चल रहा है, तो क्या महसूस हो रहा है कि सरकार फिर बनेगी? ये तो आप हमसे पूछ रहे हो, मैं तो कहूँगा कि सरकार बन रही है। और चूंकि मैंने 89 से लेकर के अब तक राजनीति को, चुनाव को बहुत करीब से देखा है और उसमें मैं हिस्सेदार भी होता रहा। जो मेरा आकलन है और जो मैं देख रहा हूँ, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में आ रहे हैं। तो सरकार में आने के बाद मेन फोकस क्या होगा आपका? मेन फोकस विकास, लोगों को जनउपयोगी सरकार साबित हो, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, लोगों को दवा इलाज सस्ता मिले, उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिले, यूनिवर्सिटियां बने, कॉलेज बने, जो हमारी सरकार का देन है, मैं करता हूँ। विकास ही हमारा मेन उद्देश्य। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का आइडियल राज्य बनाना चाहती है और वो हम उस दिशा में बढ़े थे 2012 से 17। अगर 2012 से 17 के बाद हम रिपीट हो गए होते कंटिन्यूटी में, तो जो माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट था या जो उनकी मिशन थे, जो उनके काम थे, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान की के राज्यों में नंबर 1 पर ला देते। अब चूंकि ये 5 साल का ब्रेक हो गया, इस 5 साल में अब आप बताइए इन्होंने क्या किया? उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया। इनको बताने के लिए अपना कोई काम नहीं। मेरा दावा है बीजेपी ये दावे के साथ कह दे कि उसका कौन सा काम है जो उसने शिलान्यास किया और उसी का उद्घाटन किया हो। अब मेट्रो का उद्घाटन माननीय मुलायम सिंह यादव जी किए, मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री से लाके करा दिया। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमारी सरकार में क्राइम कम हुए, हमारी सरकार में कम्युनल दंगे नहीं हो रहे हैं और हमारी सरकार का बहुत दबदबा है, गुंडे सब छोड़ के भाग गए। तो इसमें कहाँ तक आपको सच्चाई दिखती है? हम इस पर बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर किसी को बड़बोलापन होना हो तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता और किसी को स्वयं की अपनी तारीफ करना हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि जिनको कैमरे से नहीं दिख रहा, दूरबीन से नहीं दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश में क्राइम है, उन्हीं के बगल में एक हत्यारे का बाप खड़ा था जिस पर ये इल्ज़ाम था कि उनके धमकी के बाद ये घटना हुई, घटना दोहराई गई, किसान को कुचल के मार दिया गया और वो अपराधी नहीं है। एक औरत नामांकन करने लखीमपुर जा रही है, उसका चीरहरण हो रहा है। ये
इनको तय करना है कि अपराध है कि नहीं है। हिंदू धर्म में रात में अंत्येष्टि नहीं होती है। केरोसिन और पेट्रोल जला करके बुलंदशहर में उस बहन को जलाया गया जिसका रेप हुआ था। सबूत इन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ। इनके अधिकारी कहते रहे रेप नहीं हुआ और बचाते रहे पूरी। जब नहीं बच पाया तो उसको रातों रात जो है केरोसिन तेल डाल करके जलाया गया। अब ये बता दें कि कितना धर्म के मानते हैं और कितना कानून व्यवस्था है। और आप मऊ में रहते हैं, हम भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर। कोई आदमी सुबह निकल रहा है, शाम को सही सलामत घर आएगा इसकी गारंटी नहीं। बहन बेटी जा रही है उसकी गारंटी नहीं। आप आए दिन आप अखबार उठाइए, न्यूज़ पढ़िए, अखबार में रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती भरे पड़े। किसान आंदोलन से मुनीर भाई क्या स्थिति है? किसान आंदोलन का क्या बीजेपी को लाभ होगा या आपको कुछ, बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, आपको लाभ होगा, या क्या लग रहा है ऐसा? देखिए, लाभ और हानि ये बात का विषय है। मैं इतना जानता हूँ, या समाजवादी पार्टी ये चाहती है या जानती है कि किसानों के साथ बुरा हुआ। किसान बिल तीनों जो हैं ये किसानों को जमीन हथियाने का हथकंडा था, उनको जमीन से कर देना। अब इनका जो तीसरा कानून था अनलिमिटेड भंडारण, जब लिमिट में भंडारण है तो महंगाई का ये हाल है। जब अनलिमिटेड भंडारण हो जाएगा तो मार्केट किसके हाथ में होगी? पूंजीपतियों के हाथ में होगी। तो ये वही चाहते हैं। ये तीनों किसान बिल, फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये अलग विषय है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? पूंजीपतियों को इतना लाभ पहुंचा के क्या करना चाहते हैं? ये बीजेपी जाने, वो लाभ लेगी कि कहानी लेगी कि जनता उसके लिए लाभ हानि का विषय है, ये उसका विषय है। हमारा विषय है समाजवादी पार्टी को सोचना है कि किसानों के साथ जुल्म हुआ। अब बीजेपी ने कानून लगाया, कहा बहुत अच्छा है, कानून वापस लिया तो बताया अच्छा था, तो आपने वापस क्यों लिया? और आज आप 1 साल बाद अगर वापस ले रहे हैं, बुरा था तो आपने लगाया क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इस किसान आंदोलन के दौरान 700-750 किसान जो शहीद हुए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? यह सरकार को तय करना पड़ेगा। जो 750 किसान आत्महत्या किए हैं या किसान उससे उद्वेलित है करके आत्महत्या किए हैं या मरे हैं या किसी तरीके से आंदोलन के दौरान उनकी मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इसका मुकदमा किस पे चले? इसका जवाबदेही करनी पड़ेगी। इसकी जवाबदेही केंद्रीय गवर्नमेंट की है। अच्छा, भारत सरकार की वापस ले लिया तो क्या इससे ना किसानों में कुछ नाराजगी कम होगी? 1 साल में देखिए, ऐसा है, किसानों का सिर्फ 3 कानून से मसला नहीं था, ये तो था ही में कि आपने ये जो हमारे ऊपर थोपा है, हमने आपसे कानून नहीं मांगा था, हमने एमएसपी मांगा था, एमएसपी की गारंटी। आपने एमएसपी की गारंटी देने के बजाय आपने हमको 3 कानून थोप दिया हमारे ऊपर। हम तो एमएसपी की गारंटी चाहते थे, बात तो ये यही थी। तो आपने एमएसपी ना दे करके आपने 3 कानून थोप दिया, तो आप जहां से चले थे वहीं खड़े हैं आप। यानी किसानों की जो मांग थी वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे। आपने एक चीज ले थोपी और फिर उसको हटाया तो उसका कोई मतलब नहीं। उसका क्या मतलब है? आप एमएसपी की गारंटी लाइए। तो क्या सरकार बनेगी अगर समाजवादी पार्टी की, तो जो किसानों की मांगे उन किसानों की मांगों को? पहली बात तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी ये जो 700-750 किसान शहीद हुए हैं, इनको शहीद सम्मान निधि के तौर पे 25 लाख रुपए समाजवादी पार्टी देगी। सबको इनका सम्मान करेगी पार्टी। ठीक। अच्छा, एनआरसी और सीए में का जब ये आंदोलन चला तो उसमें पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बहुत सख्ती की और बहुत लाठियां बरसाईं, गोलियां चलाई, उसमें बहुत सारे लोग जान गई, हज़ारों लोगों पे मुकदमा है, सैकड़ों लोगों पे रासुका लगा। तो क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन बेकसूर लोगों पे जो मुकदमे हैं, क्या उनको वापस लेगी सरकार, या जिस तरह से एक सेनानी करके एक अवार्ड दिया गया उस तरह से इनको भी कोई सेनानी का दर्जा देगी? भाई देखिए, ये मसला जो है नीतिगत मामला है। इस नीतिगत मामले में जब तक पार्टी कोई डिसीजन ना ले ले, नहीं, राम गोविंद चौधरी जी जो नहीं, देखिए एक दिन उनका बयान आया, नहीं देखिए ऐसा है, माननीय राम गोविंद चौधरी जी नेता विरोधी दल हैं, उन्होंने कोई बात कही होगी तो सोच समझ के कही होगी, लेकिन मैं तभी कह सकता हूं जब पार्टी अपने स्तर से कोई डिसीजन ले ले।
2006 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो नेताजी ने बुनकरों को फ्लैट रेट का पासबुक बना दिया था, तो इससे बुनकरों को बड़ी राहत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उसको ख़त्म करके दूसरा नियम बना दिया। तो क्या सरकार बनेगी तो पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे? माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो चीज़ें लागू थी, जो ख़त्म की गई हैं, वो हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की जब बनेगी तो वो लागू। NRC वाला मुकदमा क्या वापस होगा? मुकदमे पॉलिटिकल जितने हैं सब वापस होंगे, किसी भी तरह के? किसी भी तरह के। और कोई बात जो आप मैसेज देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, ऐसी बात हमारे माध्यम से जो लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो? देखिए, अब आज जो ये दौर चल रहा है देश में, जो 2014 के बाद का जो दौर है, ये बहुत बुरा दौर है। इस दौर में देश को आगे ले जाने के बजाय देश को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, महिला परेशान, ग्रामीण परेशान, शहरी परेशान, हर शख्स परेशान। महंगाई तो इसकी कोई सीमा ही नहीं। 2014 में 400 रुपये के सिलेंडर आज 1000 रुपये में। 2014 में अगर दाल की कीमत आप देखोगे तो 60-70 रुपये थी, आज क्या है? 2014 को कंपेरिजन अगर करोगे तो कड़वा तेल की क्या कीमत थी और आज कड़वा तेल की कीमत 200 के पार है। और ये कह रहे हैं कि आपके लक्ष्य 2022 300 के पार। तो कड़वे तेल का ये इशारा कर रहे हैं कि अब हमारी सरकार अगर आती है तो कड़वा तेल का रेट 300 पार होगा। तो मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि ये इतना करने के बावजूद ये किस गुमान में है कि सरकार बना रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं है। एक आखिरी सवाल, नेताजी जब थे मुख्यमंत्री तो नेताजी ने जो महिलाओं के रिजर्वेशन की बात जो उठती थी तो नेताजी ने स्थानीय निकायों में 33% रिजर्वेशन दिया। बल्कि उस ज़माने में जो B.Ed की जो वांट आई थी उसमें 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था। इस सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो महिलाओं की रिजर्वेशन की बहुत बात करते थे। यहाँ तक कि लोकसभा में और विधानसभाओं में भी ये बात करते थे कि इसमें रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए। मगर इनकी सरकार बनने के बाद महिलाओं ने कोई रिजर्वेशन तो दिया नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी वालों के लिए? और क्या आपकी सरकार बनेगी तो महिलाओं को जो तमाम सम्मान पहले दिए गए उसमें और इजाफा करेंगे, बढ़ाएंगे, या उसको फिर जारी करेंगे? देखिए, इसको हम कुछ थोड़ा सा पीछे से ले आएंगे जी। लेकिन जो मैं इस नीति पर समाजवादी पार्टी की मैं क्लियर कर दूं, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी महिला रिजर्वेशन के खिलाफ कभी नहीं थे। उनका कहना था रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे 33% आप महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हो तो वो अच्छी बात है, दो, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप आरक्षण में आरक्षण दो, उस 33% में आप 27% बैकवर्ड की महिलाओं को दो और 21% दलित महिलाओं को दो। यही तो बात थी। हम विरोध में कहाँ थे? बीजेपी और कांग्रेस और तमाम दल वो ये चाहते थे नहीं। मतलब ये कि जो महिला रिजर्वेशन हो तो उसमें जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया चल रही है उसे समाहित किया जाए, उसे समाहित किया जाए। तो क्या ये बीजेपी वाले ऐसा नहीं चाहते थे या कांग्रेस? ना बीजेपी चाहती थी ना कांग्रेस चाहती थी। बीजेपी और कांग्रेस तो जो रिजर्वेशन ही का सर्वनाश हो जाता। भाई उसकी भावना से आप खेल रहे थे, क्योंकि फिर तो भाई आप उसकी भावना से खेल रहे थे, रिजर्वेशन की भावना से खेल रहे थे। 27% और 21% जो पिछड़े और पसमानदा तबकात के लोग हैं आ जा रहे हैं रिजर्वेशन। नहीं, आप क्यों नहीं दोगे आप इनको रिजर्वेशन? इनका तो आप अगर 33% रिजर्व, अच्छा इन लोगों का कहना था महिलाएं सभी पिछड़ी हैं, तो सभी पिछड़ी हैं हम मान लेते हैं, चलो 1 मिनट के लिए। तो टाटा के घर की या बिरला के घर की औरत और एक मजदूर की औरत क्या बराबर आ सकती है? अगर मजदूर की औरत चुनाव लड़ना चाहती है तो उसे रिजर्वेशन का सहारा चाहिए। टाटा की आएगी तो भाई वो टाटा के हिसाब से चलेगी, या पूंजीपति की आएगी तो भाई वो अपने आप में वो कहाँ से पिछड़ी रह गई? हाँ, उससे मुकाबला वो पिछड़ी कहाँ रह गई? तो इसलिए रिजर्वेशन में रिजर्वेशन की बात थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस सदी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के बाद इस 21वीं सदी में 20वीं सदी में 2 महान महापुरुष हुए जिन्होंने सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, बहुत शानदार संविधान दिया,
इसकी बड़ी जद्दोजहद हुई, लड़ाई हुई। संविधान बनते समय संविधान में लोगों ने तो चाहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए। तमाम साजिश होने के बावजूद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के में पहुँचे और संविधान आपने बनाया, लिखा। उस पर उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ इतना शानदार संविधान बनाया। आज अगर वो संविधान में न लड़ाई लड़े होते तो जाहिर सी बात है आज तमाम लोगों को राइट्स नहीं मिलते। यहाँ तक तो लोग कह रहे थे कि भाई अगर इन लोगों को वोटिंग राइट होगी तो हमको आज़ादी नहीं चाहिए। ये भी लोग चाहते थे कि अगर दलितों को, इनको अगर आज़ादी वोटिंग राइट मिलेगा तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। लेकिन संविधान बनाने में, इन लोगों को अधिकार दिलाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और उसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का और माननीय कांशीराम जी का, मानवर कांशीराम जी का सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, कांशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को सरकार में आकर अमली जामा पहनाया। बीच में आपकी बात मैं काटूंगा, मैं इसको पूरा हम कर हाँ, ठीक है। मुझे याद है, मैं राजनीति करता हूँ, 17 साल की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूँ। पहले दलित और बैकवर्ड न ब्लॉक प्रमुख होते थे, इक्का दुक्का कहीं, सही बात है, न जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, न प्रधान होते थे, न अल्पसंख्यक होते थे, न अल्पसंख्यक होते, कोई नहीं होता था पहले। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण को लागू किया 21% और 27%, तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दबे कुचले शोषित समाज के लोग इन अच्छे पदों पर आए। ये समूचे दलित बैकवर्ड के नेता थे, लेकिन साजिश करके आरएसएस ने इनको किसी और का नेता बना दिया। नहीं, तो आपका जैसे ये कहना है कि रिजर्वेशन हो गया तो इन पिछड़े और जो दलित तबकात के लोग हैं इनको लाभ मिलने लगा। तो ये रिजर्वेशन जब आपकी सरकार थी तो आपने प्राइवेट कंपनियों में आखिर रिजर्वेशन को क्यों नहीं नाफिज किया? देखिए, ऐसा है, जब संविधान बन रहा था उसी वक्त ये बात आई थी, ये देश प्राइवेट सेक्टर से चलेगा या पब्लिक सेक्टर से चलेगा। लंबी बहस हुई तो उस पर यह हुआ कि नहीं, ये पब्लिक सेक्टर से चलेगा। प्राइवेट सेक्टर से एक आदमी पूंजीपति बनेगा, एक आदमी जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। पब्लिक सेक्टर के हिसाब से सरकारें आगे बढ़ी और तमाम कारपोरेशन, निगम, सरकारी, अब रेलवे, अब व्यापारी तो है, पब्लिक सेक्टर में है। आज वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को ये प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण नहीं लगा सकते जब तक कि आप 2/3 बहुमत से आप संविधान में संशोधन न करें और एक नियम लगाएं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू होगा, तब तो लागू होगा। और आप सब कुछ पब्लिक सेक्टर से खत्म करके प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? इनका मसला है, भाजपा का ये मंशा है कि हम आरक्षण को छेड़ेंगे भी नहीं और आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण कहाँ मिलेगा? सरकार मेरा सवाल ये है कि और क्या सरकार बनेगी तो प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण दिलाने का प्रयास होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये आरक्षण का जो सब्जेक्ट है केंद्रीय विषय है। अच्छा, वो यहाँ यूपी से नहीं हो सकता? नहीं, अब यूपी में हमारे यहाँ कौन सी जाति बैकवर्ड में आना चाहती है, दलित में आना चाहती है, उसका हम रिजर्व, वो मतलब नहीं, वो करेंगे। जो बिरादरियां जहाँ आती हैं वो वही अलग है। लेकिन हमारा कहना है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं जिनमें 50% से ज्यादा लोग नौकरियां कर रहे हैं, उनमें रिजर्वेशन जो नहीं है उसकी क्या वजह है? भाई, उन कंपनियों में हम रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं? ये सेंट्रल का विषय है। मतलब सेंटर से जब तक ये तो पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। मतलब आपका कहना क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। इसके आप समर्थक हैं? हाँ, 1000%। केंद्र में सरकार बनी तो आप इसको लागू करेंगे? 1000% लागू करेंगे। अच्छा, जो ये जातिगत जो गिनती की बात एक बार हो रही है, तो जातिगत गिनती पे आपका क्या नजरिया है? जातिगत गिनती की समाजवादी पार्टी तो बात कर रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शायद उन्होंने कुछ इस तरह गणना कराने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो काम अधूरा है। और हमें ये लगता है जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनसे बात करने पर ये लगता है कि जो दलित या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारी एक्चुअल संख्या क्या है वो पता होना चाहिए और ऑन रिकॉर्ड पता होना चाहिए, और चाहे न्याय पंचायत स्तर हो, चाहे वार्ड वाइज हो, मोहल्ला वाइज हो, लेकिन ये जातिगत आंकड़े होना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें समाजवादी पार्टी का नज़रिया बिल्कुल साफ है जी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी बार बार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने संबोधन में, सभाओं में बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है आप उसको गिन लो और उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दे दो। सीधी सी बात। तो ये क्यों देना नहीं चाहते? हम ना किसी को छीनेंगे ना किसी को ज़्यादा देंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना हिस्सा दे दो। और इसको अमली जामा उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार की एक योजना में लागू किया था। आरक्षण तो नहीं दे सकते थे, लेकिन मात्राकरण किया था। जो आबादी का जो रेशियो था जो यूपी गवर्नमेंट के पास, समाजवादी पेंशन को उसके अकॉर्डिंग दिया था, जिसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में खारिज हो गया और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे सुंदर कोई योजना हो ही नहीं सकती। तो उत्तर प्रदेश के स्तर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम अपने स्तर से उत्तर प्रदेश में जातियों की गिनती करेंगे और उस गिनती के अनुपात में हम उत्तर प्रदेश में अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। और केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों की मंशा बैकवर्ड के लिए साफ, दलित के लिए साफ नहीं। 1931 की जनगणना आज भी चल रही और 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई और इनको हर 10 साल पे गिनना चाहिए। अब इतने दिन आज़ादी के हो गए, आप अधिकार नहीं दे पा रहे हो, आप आरक्षण का कोटा नहीं पूरा कर पा रहे हो। आप आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हो, करो आरक्षण खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाएगा? आप एक बार भर तो दो आरक्षण का पूरा कोटा। अब ये है समता, समानता। समानता ये है कि हमें ये बल्ब है, यहाँ हम अंगूर टांग दें और हमारी आपकी लंबाई तो सेम है, इनकी लंबाई बड़ी है और तीनों को कह दिया जाए कि अंगूर तोड़ लो, तो जाहिर सी बात है सब अंगूर उनके हिस्से में चला गया। ये समानता है, ये समानता है। समाजवादी कहती है नहीं, समता लाओ। ये बड़े हैं, हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, तो हमारे नीचे स्टूल लगाया जाए, आपके नीचे स्टूल लगाया जाए, इनको बराबर लाया जाए। उसके बाद कहा जाए भाई समानता आ गई, अब आप इसको तोड़ लो, अब मुकाबला शुरू हो। मुकाबला तो ये समाजवादी की सोच है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल तो चुनावी दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का तमाम सिलसिला जारी है। इधर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी इस वक्त प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटैक कम कर रहे हैं और योगी जी पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या ये कोई रणनीति का हिस्सा है या संबंध सुधरे हैं? भाई देखिए, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बहुत सिंपल हैं, सरल हैं और सबका सम्मान करते हैं। पहली चीज़, उनकी जुबान में या कभी जो है आपने किसी का अपमान नहीं सुना होगा, या किसी को कभी अपने भाषण में, अपने संबोधन में या किसी तरीके से किसी के प्रति असंसदीय बोलने की कोशिश की हो या कुछ करने, वो उनका नेचर नहीं है। वो शराफत घर से पाए। ये भी रीजन हो सकता है कि चुनाव तो यूपी का है। नहीं, हम उस पर आ रहे हैं। ये शराफत पाप से आई है, ये शराफत खानदान से आई है। ये प्रदर्शित करती है कि ये अखिलेश यादव जी के संस्कार हैं और बाकी जो लोग बोल रहे हैं ये उनके संस्कार हैं। नंबर एक बात, आपने कहा कि उन पर नहीं बोलते। अरे भाई, चुनाव किसका है? उत्तर प्रदेश का है। आकलन किसका होना है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं का आकलन होना है। उनका आकलन तो 24 में होगा, उनका आकलन 24 में होगा। अभी तो उत्तर प्रदेश का आकलन चल रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्री का आकलन चल रहा है। आपने शिलान्यास का शिलान्यास किया और आपने उद्घाटन का उद्घाटन किया। आप अपना बताओ कौन सा काम है जिसको आपने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन किया, एक काम बता दें। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो जिसका चुनाव है उसकी लड़ाई होगी ना। और बाकी उस लड़ाई में कोई आके शामिल हो जाए उससे हमसे क्या मतलब है? बातें बहुत हैं मगर समय की कमी है, वरना अभी आप देख रहे हैं कि कितनी बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में मुनीर साहब दे रहे हैं। तो मुनीर साहब ने बहुत सारे पैगाम दिए, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुनीर साहब और ऊंचे पद पे जाएंगे। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।